Good morning students and my dear friends, today is 25th of December 2023 Monday। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू इट। आज के मिंट पेपर की 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, डेरिवेटिव सीज एफपीआई रिटेल इन टग ऑफ वॉर। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और रिटेल और वेल्दी इन्वेस्टर्स के बीच में सेंटिमेंट्स को लेकर के अपोजिशन देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ी सी टेक्निकल न्यूज़ है, लेकिन और हम इसको सिंप्लीफाई करके डिस्कस करें तो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका अप्रोच इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर के डिफरेंट है। जबकि जो रिटेल और वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल मीन जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेल्दी इंडिविजुअल इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्पेशली डेरिवेटिव मार्केट को लेकर के दोनों के ही सेंटिमेंट जो है वो अपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। एफपीआईज जो हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि आगे आने वाले टाइम में जो मार्केट है वो बुलिश रहेगी, तो बुलिश पोजीशन अडॉप्ट कर रहे हैं। जबकि जो रिटेल और वेल्दी इन्वेस्टर्स हैं, दे आर हैविंग द बियरिश पोजीशन। उनका ये मानना है कि मार्केट में जो अभी हमें उछाल देखने को मिला, अब वो फिलहाल आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा। मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी, दे कैन करेक्ट, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं। जबकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जिनमें मोस्ट लाइकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही होते हैं, उनका ये मानना है कि आगे आने वाले टाइम में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, जो डेरिवेटिव मार्केट है, वो बुलिश ट्रेंड में रहेगा, बुलिश पोजीशन को अडॉप्ट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। तो अगर हम एनएससी की बात करें, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्लाइंट्स को देखें, उनकी क्लाइंट्स कैटेगरी की बात करें, तो उसमें मेजॉरिटी में हमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और रिटेल इन्वेस्टर्स मिलेंगे लार्जली। हालांकि उसमें भी हमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी दिखते हैं, लेकिन अगर हम लार्जर पार्ट देखें तो लार्जर पार्ट कंप्राइज ऑफ HNIs और रिटेल इन्वेस्टर्स। और उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में बियरिश पोजीशन अडॉप्ट करी है, स्पेशली बैंक निफ्टी सेंसेक्स में। और जबकि इसके अपोजिशन में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर अडॉप्टिंग द बुलिश पोजीशन। और इसकी वजह से अगर हम रीसेंट डेटा देखें तो एनएससी का जो डेटा है वो 22 दिसंबर का अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 85,251 क्यूमुलेटिव नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो क्लाइंट कैटेगरी यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और रिटेल इन्वेस्टर्स ने होल्ड किए हुए हैं। जबकि अगर हम एफपीआईज की बात करें तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 81,690 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो होल्ड किए हुए हैं। यानी जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर इम्प्लाइंग कॉशियस वाइल लॉन्ग पोजिशंस मीन्स बुलिश सेंटिमेंट। तो एफपीआईज लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर रहे हैं और क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि द असेट प्राइस और द मार्केट इज गोइंग अपवर्ड और विल गो अपवर्ड इन फ्यूचर। जबकि जो हमारे क्लाइंट कैटेगरी के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो शॉर्ट टर्म के कॉन्ट्रैक्ट या शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मार्केट जो है अपने आप को करेक्ट करेगी, रेक्टिफाई करेगी। और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि हमें रिटेल और एफपीआई के बीच में टग ऑफ वॉर देखने को मिल रहा है डेरिवेटिव मार्केट में, इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में। हालांकि हम सभी जानते हैं, हमने इस न्यूज़ को कवर भी किया था कि रिसेंटली इंडिया के दोनों ही इंडाइसेस ने, चाहे वो निफ्टी हो और चाहे वो सेंसेक्स हो, दोनों ने ही अभी अपना रिकॉर्ड हाई अचीव किया है। लेट अस सी कि आगे आने वाले टाइम में हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट नेट क्यूमुलेटिव पोजीशंस ऑन इंडेक्स फ्यूचर, दैट इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एफआईआईज और क्लाइंट्स कैटेगरी में जितने हैं उन्होंने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है, एंड मेनली फ्रॉम निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर सेंटर, डेलॉयट स्टडिंग इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन पार। तो अब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि अभी तक एग्जेम्प्टेड थी जीएसटी से, उसको भी जीएसटी के रिजीम में लाने के लिए सोच रही है, लाने के लिए पॉन्डर कर रही है। और इसके लिए यूनियन पावर मिनिस्ट्री जो है वो इसके इम्पैक्ट को एनालाइज करेगी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को भी जीएसटी रिजीम के तहत ला दिया जाएगा तो स्टेट रिवेन्यू,
हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिवेन्यू और अदर एस्पेक्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके लिए जो ऑडिटिंग एंड कंसल्टिंग फर्म है डेलॉयट, उसको अपॉइंट किया गया है एंड दिस फर्म एंड यूनियन गवर्नमेंट कलेक्टिवली इज एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूव। और फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने, जो कंसल्टिंग फर्म है, इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी पावर मिनिस्ट्री को सबमिट कर रखी है, जहां पर कंक्लूडिव, अगर हम देखें कंक्लूजन या कंक्लूडिव एविडेंस को देखें तो उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो डिलॉयट ने, जो कंसल्टेंसी फर्म डिलॉयट है, उसने बोला है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी के तहत लाया जाता है, जीएसटी रिजीम में लाया जाता है, तो डेफिनेटली दिस मूव वुड बेनिफिट द इंडस्ट्री बाय लोअरिंग इट आउट गो इन लेवीज। तो इंडस्ट्री जो है, जो बेसिकली जेनकॉम्स हैं, डिशकॉम्स हैं, इनको फ़ायदा होगा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी रिजीम में लाते हैं। अब जो पावर मिनिस्ट्री है वो इसका इम्पैक्ट, इस इंक्लूजन का इम्पैक्ट रिवेन्यू पर देख रही है कि जो स्टेट्स के रिवेन्यू है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो रिटेल डोमेस्टिक पावर कंज्यूमर्स हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो फिलहाल इंडस्ट्री के लिए तो एनालिसिस डिलॉयट ने करती है, जो यूनियन मिनिस्ट्री है वो रिवेन्यू पर और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर अपनी एनालिसिस कर रही है। और यहाँ पर आपको पता भी होगा कि जब जीएसटी रिजीम आया था तो कई सारी कमोडिटीज जैसे कि पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सबको जीएसटी के पर्व्यू से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था फॉर टाइम बीइंग। लेकिन अब धीरे धीरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारी ही सर्विसेज और कमोडिटीज़ को जीएसटी के रिजीम में लाना चाह रही। हालांकि अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स का ये मानना है कि वो इस पर्टिकुलर डिसीजन से एग्री नहीं करेंगे। कई सारी मीटिंग्स जो हुई हैं उनमें कई सारे स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन को अपोज किया है। उनका ये कहना है कि अगर जीएसटी के पर्व्यू में हम इलेक्ट्रिसिटी को ला देते हैं तो जो उनको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो उनके ड्यूटीज़ या जो टैक्सेस, जो रिवेन्यू कलेक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि स्टेट्स के फाइनेंशियल पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बट फिलहाल के लिए यूनियन पावर मिनिस्ट्री जो है वो उस चीज़ की एनालिसिस कर रही है। बहुत जल्दी अगर एनालिसिस कंप्लीट होती है तो हमें फाइनल आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वेदर जीएसटी विल इंक्लूड और जीएसटी विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मे गेट ₹1,500 करोड़ ईच इन नेक्स्ट 2 बजट्स। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। अगर हम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात करें तो ये फंड स्टैब्लिश किया गया था एज अ बफर स्टॉक to establish the buffer stock of farm commodities, especially at the context when the food prices or the commodity prices are increasing। तो जब किसी पर्टिकुलर फूड कमोडिटी में हमें सडन प्राइस राइज देखने को मिलता है तो उस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट जो है उस पर्टिकुलर फार्म कमोडिटी और फूड कमोडिटी का बफर स्टॉक मेंटेन करती है, और उस बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है वो एलोकेट किया जाता है। और लगभग हर बजट में हमें इसका एलोकेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम रीसेंट टाइम की बात करें तो हम सभी ने देखा है कि जो फूड कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस जो है बहुत ज़्यादा शूट अप कर गए थे, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 2 बजट में, यानी 2024 से लेकर 25 का जो बजट होगा फाइनेंशियल ईयर, और 2025 और 26 का जो बजट होगा, यानी 2 फाइनेंशियल ईयर में जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एलोकेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,500 करोड़ का हमें हर फाइनेंशियल बजट में देखने को मिलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अपकमिंग 2 बजट्स में हमें ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एलोकेशन देखने को मिलेगा, और हर बजट में ऐसा कहा जा रहा है कि 1,500 करोड़ का एलोकेशन गवर्नमेंट कर सकती है। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ऑलरेडी प्रपोजल जो है वो सबमिट किया है एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास। सो लेट अस सी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कहा जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर ने अप्रॉक्सीमेटली इतनी डिमांड करी है। द अमाउंट ऑफ एनुअल बजटरी सपोर्ट रिक्वायर फॉर सब्सिक्वेंट ईयर, यानी 2025 और 2026 में रिस्पेक्टिवली ने 1,500 करोड़ के एलोकेशन की बात करी है। हालांकि एनुअल सेल प्रोसीड जो कंसीडर करी गई है वो 4,500 करोड़ की ऑलरेडी कंसीडर करी है बेस्ड ऑन द एवरेज सेल प्रोसीड फ्रॉम द लास्ट पास्ट 3 ईयर्स। और ऐसा कहा जा रहा है कि अपकमिंग टाइम में जो एडिशनल प्रोक्योरमेंट देखने को मिलेगा दैट इज बिकॉज ऑफ दिस दाल और अनियन, यानी इनके प्राइस गवर्नमेंट ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंटिसिपेट कर रहा है कि इनके प्राइस को स्टेबलाइज करना पड़ेगा और इसके लिए इनका बफर स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, और एडिशनल बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए एडिशनल एलोकेशन की जरूरत है। और पिछले अगर 3 सालों की बात देखें तो 2024 में, यानी जो हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख
का टोकन अमाउंट जो था वो PSF के लिए एलोकेट किया था आफ्टर नो अमाउंट वाज स्पेंड इन 23 फ्रॉम इट्स एलोकेशन। जो 2023 में फाइनेंशियल ईयर 23 में ऑलरेडी 1,500 करोड़ का एलोकेशन हुआ था, लेकिन उसमें से कोई भी अमाउंट जो है वो यूज नहीं हुआ एज अ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो इसके बाद इस ईयर में 24 में गवर्नमेंट ने सिर्फ 1 लाख रुपए का ही फंड एलोकेट किया था। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने आगे आने वाले 2 सालों के लिए ये 1,500 करोड़ की डिमांड रखी है, क्योंकि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है। तो कई सारी जो स्कीम्स हैं उसमें भी आउटले बढ़ेगा, फूड कमोडिटीज़ जो हैं उनके प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ऐसा एंटिसिपेट करते हुए प्रॉब्ली ऐसा कहा जा रहा है कि बजट में इस बार और अगली बार ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का एलोकेशन किया जाएगा। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर अफेयर्स के साइड से फिलहाल के लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट बफरिंग फाइनेंशियल ईयर 15 टू फाइनेंशियल ईयर 23। आप देख सकते हैं कितना कितना एलोकेशन हर बार किया गया है, और इस आगे आने वाले 2 सालों में 2 बजट्स में और एडिशनल एलोकेशन की बात करी जाए। तो दिस इज सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑन प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इन टर्म्स ऑफ रुपी करोड़। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। बायजूस लेंडर्स इन US चेजिंग $533 million meet camshaft wall. So Byju's has shifted the ownership of $500 million that its special purpose vehicle Alpha borrowed in the US to one of its unnamed subsidiary, a move that has stumped its US lender trying to retrieve their money. तो बायजूस का जो यूएस की जो बोरोइंग है, इसको हम कई बार पिछले कुछ महीनों में कवर कर चुके हैं। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता भी होगा बायजूस, और इसको लेकर कई बार केस भी चला है यूएस की कोर्ट में। तो बायजूस ने अप्रॉक्सीमेटली $1.2 बिलियन बोरो किए थे यूएस के इन्वेस्टर से इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021, और उसमें से ही अप्रॉक्सीमेटली $533 मिलियन जो हैं वो मूव कर दिए हैं कैम्पशाफ्ट कैपिटल फंड, जो कि 3-year old हेज फंड है बायजूस का। जबकि जो ग्लास ट्रस्ट कंपनी है जो कि 37 लेंडर्स को रिप्रेजेंट करती है बायजूस के, उसने ऑलरेडी वेयर अबाउट जो है वो इस पर्टिकुलर मनी को लेकर के इशू कर दिया है, और इसको लेकर कई सारी टेक्निकलिटीज़ चल रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानना जरूरी कि जो बायजूस के लेंडर थे यूएस में, वो अपने अप्रॉक्सीमेटली $533 मिलियन जो है वो उसको रिकवर करने का, रिट्रीव करने का सोच रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डॉलर ट्रेल। और हिस्ट्री आप देख सकते हैं कि नवंबर 2021 में बायजूस की जो अल्फा है उसने अप्रॉक्सीमेटली $1.2 बिलियन का फंड रिसीव किया, कितने 37 लेंडर से। इसके बाद अल्फा ने ये इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 533 मिलियन जो है वो कैम्पशाफ्ट को एलोकेट कर दिया, मूव कर दिया। और इसके बाद कैम्पशाफ्ट की जो ये 533 मिलियन शिफ्ट थे ये किसी अननेम्ड यूनिट को शिफ्ट कर दिए गए। इसके बाद मार्च 2023 में जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अल्फा का कंट्रोल सीज कर लिया, और इसको लेकर के जो वहाँ की कोर्ट है उसने भी लेंडर्स के इस टेकिंग ओवर को लीगल डिक्लेयर किया है। तो ये जो उनके बीच में जो वॉर चल रहा है बायजूस के लेंडर्स और बायजूस कंपनी की, जो लेंडर्स यूएस में जो बायजूस कंपनी है उसके बीच में, ये अभी फिलहाल के लिए वाइंड अप होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रेलवेज टू इन्वेस्ट ₹7 ट्रिलियन टू ले ट्रैक्स इन नेक्स्ट 10 years। तो इंडियन रेलवे अप्रॉक्सीमेटली ₹7 ट्रिलियन जो है वो आगे आने वाले 10 सालों में इन्वेस्ट करेगी। और किस लिए इन्वेस्ट करेगी? नए ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं उनको एस्टैब्लिश करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो रेलवे के ट्रैक्स हैं वो ऑलरेडी ब्रिटिश एरा के एस्टैब्लिश हैं। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें ट्रैक में देखने को नहीं मिला है। तो अब इस बार रिकॉर्ड न्यू ट्रैक डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन, अपने नेटवर्क की मॉडर्नाइजेशन के लिए, ट्रेन की स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली ₹7 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें इंडियन रेलवे से देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है इसमें 50,000 किलोमीटर का जो नया रेल ट्रैक है वो स्टैब्लिश भी किया जाएगा, कुछ को मॉडर्नाइज किया जाएगा, जैसे कि ट्रेन की स्पीड्स को मेंटेन किया जा सके एज पर टॉप रेलवे मिनिस्ट्री ऑफिशियल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टाटा स्टील टू डबल लॉन्ग प्रोडक्ट्स प्ले इन इंफ्राब्रेड। तो आगे आने वाले 6 years में जो टाटा कंपनी है, टाटा स्टील स्पेशली, वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बूस्ट एंटिसिपेट कर रही है, बूम एंटिसिपेट कर रही है, और उसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को टैप करने के लिए टाटा स्टील इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स, जो कि स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यूज होते हैं। तो एज पर द कंपनीज टॉप एग्जीक्यूटिव, टाटा स्टील इज गोइंग टू डबल इट्स लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑफ द एंटिसिपेशन इन
इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और अगर करंट स्टेटस को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 3/4 कैपेसिटी जो है टाटा स्टील की वो अभी फ्लैट है इन टर्म्स ऑफ द यूटिलाइजेशन, जो कि बेसिकली ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर गुड्स में यूज होती है। तो टाटा फिलहाल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको, अपना जो स्टेक है उसको इंक्रीज करने जा रहा है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, नीति प्लान्स टू बूस्ट इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक ऑटो जीवीसी शेयर। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को इंक्रीज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीवीसी और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करने के लिए जो नीति आयोग है वो फिर से एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहा है, जिससे कि इंडिया का जो फुटप्रिंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्ल्ड लेवल पर उसको इंक्रीज किया जा सके। हम सभी जानते हैं करंट गवर्नमेंट का जो प्लान है वो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब, एक्सपोर्ट हब के फॉर्म में कन्वर्ट करना, और उसके लिए सबसे पहले हमारा जो कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडिया के जीडीपी में उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर की, तो आप आज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए अप्रॉक्सीमेटली इन तीनों ही सेक्टर का इंडिया के जीडीपी में और ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कितना कंट्रीब्यूशन है और किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में। तो पहले तो हमें इंडिया की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना पड़ेगा बाय डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्किल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस। इसके अलावा इंडिया की प्रेजेंस को ग्लोबल वैल्यू चेन में इन्हांस करने के लिए भी जो नीति आयोग है वो स्ट्रैटेजी बना रहा है कि किस तरीके से इंडिया को एक इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब और एक्सपोर्ट पार्टनर के फॉर्म में इमर्ज कराया जा सके। एंड फॉर दिस नीति आयोग हैज आइडेंटिफाइड ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक एज अ 2 प्रायोरिटी और द की सेक्टर, जिसके डेवलपमेंट से, जिसमें फोकस करने से, जिसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट में, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से इंडिया का जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है इंक्रीज होगा। हालांकि इसमें आपको लेकर के बहुत क्लैरिटी है कि डोमिनेंट रोल नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट फॉर अ टाइम बीइंग इंडिया का जो हाई पेनिट्रेशन पोटेंशियल है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम कई बार ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इंडिया के केस में जो जीडीपी या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हिस्ट्री रही वो थोड़ी सी अलग रही। जनरली प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में मूव करती है इकोनॉमी, सेकेंडरी से टर्शरी में। इंडिया के केस में हम सीधे प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी में मूव कर गए हैं। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, एंड फॉर दैट देयर इज अ मिसिंग लिंचपिन। और इसी को वजह से इंडिया की जो डिपेंडेंसी है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को लेकर वो कई हद तक बाहर के कंट्रीज पर है, एंड दैट इज वाई करंट गवर्नमेंट वांट्स टू स्टेबलाइज दिस सेक्टर और इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टनर के फॉर्म में इमर्ज करना चाहते हैं। तो जीवीसी, व्हाट इज दिस जीवीसी? ग्लोबल वैल्यू चेन। इट इज एन इंटरनेशनल प्रोडक्शन शेयरिंग बाय विच फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम कंजप्शन टू एंड यूज। तो उसको कई सारे चेन्स में, वैल्यू चेन्स में डिवाइड किया था और अलग अलग चेन को मल्टीपल फर्म्स, चेन मतलब अलग अलग वैल्यू इन्हांसमेंट जो है मल्टीपल फर्म्स करती हैं और उसमें वर्कर्स ऑल अक्रॉस द जियोग्राफीज, कंट्रीज जो है वो स्प्रेड किए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एप्पल आईफोन की, तो रॉ मटेरियल कहीं का है, असेंबली कहीं पर होती है, सेलिंग कहीं पर होती है। तो इस तरीके से पूरे जियोग्राफी में वो जो सप्लाई चेन होता है, ग्लोबल वैल्यू चेन है, वो स्प्रेड किया हुआ होता है और उस कंट्री का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा माना था जहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होती है, जहाँ से हम रॉ मटेरियल खरीद रहे होते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें बेचने वाले कंट्रीज, जहाँ पर हम फाइनल प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, तो वो इंपोर्टिंग कंट्रीज होते हैं बेसिकली। वहाँ पर और वहाँ के कंज्यूमर को, वहाँ की मार्केट को हमेशा, वहाँ के कंज्यूमर बेस को हम मार्केट ट्रीट करते हैं। तो फिलहाल इंडिया मार्केट बन के नहीं रहना चाहता। इंडिया चाहता है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन है, उसमें भी इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर, इम्पॉर्टेंट ब्लॉक के फॉर्म में इमर्ज हो। एंड अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो OECD के अकॉर्डिंग 70% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज सेंटर्ड अराउंड जीवीसी, मतलब जितना वर्ल्ड ट्रेड होता है उसमें जो 70% है वो ऐसे कंट्रीज में की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है जो जीवीसी में जिनका सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, विच ऑफर्स द कंट्रीज एंड देयर फर्म्स द अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर कंपैरेटिव एडवांटेज एंड स्पेशलाइज इन वेरियस एरिया। जैसे कि चाइना की बात करें हम, तो करंटली इंडिया का क्या शेयर है ग्लोबल जीवीसी में? तो इंडिया का केवल अभी शेयर 1.5% है एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसी शेयर को इंक्रीज करने के लिए
जो नीति आयोग कई सारे स्टेक होल्डर से, कंपनी से, इंडस्ट्री एसोसिएशन से डिस्कस कर रहा है कि किस तरीके से इंडिया की जो प्रेजेंस है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीज करी जा सके, इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वैल्यू चेन में इंक्रीज किया जा सके। तो फिलहाल के लिए 2 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोटिव। एंड एज पर the data, these sector in India contributes 3% of global auto component GVC of $700 billion. So this is all work in progress. These are the key points कि कैसे कैसे नीति आयोग जो है इस तरह की स्ट्रैटेजी डिवाइस करेगा, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उन्हें ओवरकम करना है, व्हाट आर द एक्शन प्लान्स, कैसे इंडिया और कौन कौन से ऐसे की सेक्टर्स हैं जिनको डेवलप करके इंडिया का जीवीसी जो कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबल जीवीसी कंट्रीब्यूशन, वो इंक्रीज किया जा सके। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बांग्लादेश प्लान टू ज्वाइन चाइना बैक्ड RCEP वोरीज इंडिया। तो चाइना बैक्ड जो ट्रेड ब्लॉक है, जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक है, जिसको हम बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, उसको ज्वाइन करने के लिए बांग्लादेश ने अपनी विलिंगनेस शो करी है। और हम सभी को पता है कि रिसेंटली इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डिस्कशन है वो स्टैब्लिश या वो स्टार्ट करने जा रहा था, लेकिन अब चूंकि बांग्लादेश ने RCEP ज्वाइन करने की अपनी विलिंगनेस को जाहिर किया है, तो उसके बाद इंडिया जो है वो अब सारे ऑप्शंस को, सारे इम्प्लीकेशंस को इवैल्यूएट कर रही है। इंडिया देख रही है कि भाई अगर बांग्लादेश इस तरह का रीजनल ट्रेड ब्लॉक ज्वाइन कर लेता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा, इंडिया से जो बांग्लादेश का ट्रेड होता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इंडिया जो FTA नेगोशिएट करने जा रहा है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो बांग्लादेश लार्जली डिपेंड ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स और इंडिया का 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है बांग्लादेश। तो डेफिनेटली अगर बांग्लादेश इस रीजनल ट्रेड ब्लॉक को ज्वाइन करता है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर हम ट्रेड बैलेंस को देखें तो ट्रेड बैलेंस जो है वो मैसिवली इंडिया के फेवर में है, यानी हम हमेशा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस में रहते हैं बांग्लादेश के साथ, जबकि चाइना करंटली जो है वो बांग्लादेश का लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर है, फॉलोड बाय इंडिया। तो डेफिनेटली अगर चाइना बैक्ड इस रीजनल ट्रेड ब्लॉक को बांग्लादेश ज्वाइन करता है तो जो बांग्लादेश की जो ग्रेटर डिपेंडेंसी है चाइना पर फॉर इट्स इंपोर्ट, वो इंडिया के लिए एक फियर का रीजन है। और इसी को लेकर के ऑफिशियल्स का कहना है कि बिफोर प्रोसीडिंग्स फॉर एनी टाइप ऑफ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, इंडिया को अब इस पर्टिकुलर डिसीजन का, बांग्लादेश के इस डिसीजन का इम्पैक्ट एनालाइज करना पड़ेगा, जो कि स्पेशली कहा जा रहा है कि अगर बांग्लादेश ये RCEP ज्वाइन कर लेता है तो इंडिया का जो मार्केट है वो बांग्लादेश में सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट करेगा। तो अब इसीलिए गवर्नमेंट जो है कई सारे मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर रही है जहां पर इंडिया के एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा, किस किस सेक्टर में RCEP कंट्रीज से बांग्लादेश जो है वो इंडिया से कॉम्पीट करेगा, किस किस सेक्टर में। तो इंडिया पर ह्यूज इंपैक्ट पड़ सकता है कि इंडिया का नेबरिंग कंट्री अगर RCEP ज्वाइन करता है तो। और अगर आपको थोड़ा सा भी RCEP की हिस्ट्री पता तो इंडिया को भी ऑफर दिया गया था RCEP ज्वाइन करने का, हालांकि इंडिया ने इसको मना कर दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया बांग्लादेश ट्रेड ओवर द ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर के 24 तक का डेटा दिया हुआ है। एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, ट्रेड बैलेंस, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बांग्लादेश के साथ। और अगर बांग्लादेश ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप या जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया सिग्निफिकेंटली। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया सेट टू बाय 5 लिथियम रिजर्व्स इन अर्जेंटीना। तो फाइनली ये डील जो है वो कंक्लूड होने वाली, ऐसा कहा जा रहा है, जहां पर इंडिया 5 लिथियम के ब्लॉक हैं उनको एक्वायर करेगा। कहां पर? अर्जेंटीना में एक्वायर करेगा। किस लिए एक्वायर करेगा? फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट इन अर्जेंटीना विद द नेगोशिएशन एंटरिंग इनटू द फाइनल स्टेज। तो लिथियम जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स है, किसके लिए? EV सेगमेंट के लिए। तो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना पर, लिथियम को फिलहाल चाइना पर है लिथियम के इंपोर्ट को लेकर के, उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है इंडिया, और इसीलिए 5 जो रिजर्वॉयर्स हैं, जो रिजर्व्स हैं अर्जेंटीना में, उसको एक्वायर करना चाह रहा है, जिसमें इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ रुपए जो है वो आगे आने वाले 5 सालों में स्पेंड करेगा, इन्वेस्ट करेगा। किस पर्पज से? फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिथियम इन अर्जेंटीना। इसके अलावा
जो बोलिविया है, चिली है, अदर कंट्रीज जो कि एक्चुअली लिथियम रिजर्वॉयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, उनसे भी इंडिया नेगोशिएट कर रहा है फॉर दिस क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्शन एंड डेवलपमेंट। लेट अस सी कि हमें फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और अगर हम टॉप 5 लिथियम रिजर्वॉयर्स की बात करें या टॉप 5 लिथियम रिसोर्सेज की बात करें, ऐसे कंट्री जिनके पास सबसे ज़्यादा लिथियम रिसोर्सेज है, तो उसमें बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और अदर्स हैं। तो फिलहाल चाइना पर डिपेंडेंसी इंडिया की बहुत ज़्यादा, तो चाइना पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वीसी सिटिंग ऑन ह्यूज ड्राई पावर बट 185 लुकिंग टू रेज $10 बिलियन। तो अगर हम पिछले 7 सालों का डेटा देखें तो जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उसमें हमें लो फंडिंग देखने को मिली है, स्पेशली बाय प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटलिस्ट प्लेयर। लेकिन अगर हम इनका फंड देखें तो प्राइवेट इक्विटी एंड वीसी, जो वेंचर कैपिटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, प्लेयर्स विथ फोकस ऑन इंडिया कंटिन्यू टू होल्ड ऑन सीजेबल अनअलोकेटेड फंड एंड अकॉर्डिंग टू द recent data, Indian venture capitalists boost unallocated fund amounting $9.5 billion, that is up from $7 billion in the same period ago। तो इस बार ये पिछले साल ये अप्रोक्सीमेटली $7 बिलियन था, जो इस बार इंक्रीज होकर के $9.5 बिलियन रह गया। डिस्पाइट ऑफ हाई ड्राई पावर अवेलेबल, a considerable number are actively seeking to raise new fund। तो बेसिकली ओवरऑल इस पर्टिकुलर आर्टिकल का कहना है कि जो इंडिया में जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अनएलोकेबल फंड्स हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन स्टार्टअप्स, और इसी वजह से जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं वो अदर एवेन्यूज को सर्च कर रहे हैं फॉर रेजिंग द फंड। और अप्रॉक्सीमेटली 185 इंडियन फोकस जो वीसी फंड्स हैं वो मार्केट में हैं और वो नए फंड रेज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कंबाइंड टारगेट जो उनका है अप्रॉक्सीमेटली $10.73 बिलियन है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। और इसमें से 27 जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, दे हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली क्लोज देयर फंड सिक्योरिंग द एग्रीगेट ऑफ $1.92 बिलियन। और जो इन्वेस्टर्स है उनका मानना है कि जो अनअलोकेटेड कैपिटल है दैट विल बी डिप्लॉयड स्टेडली when ecosystem stabilizes and past investment excess are remedies। So in spite of having the huge unallocated fund, the PE and VC are looking for new fund raising। और उनका ये मानना है कि जो भी फंड रेज किया जा रहा है इसको आगे आने वाले टाइम में स्टडी मैनर में इन्वेस्ट किया जाएगा। So that is all for today students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.